हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन नामक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या होते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। ये एक होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब है कि जिसमें दो सब्सटेंसेस जो आपस में मिला दिए गए हैं वो एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ घुले मिले रहेंगे। इसका मतलब उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को पहचान पाना आसान नहीं होगा। इसके दो पार्ट होंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होंगे जो किसी भी सॉल्यूशन में कम अमाउंट में हो। कम अमाउंट यानी कि लेस अमाउंट। लेस अमाउंट में जो होंगे उन्हें सॉल्यूट कहेंगे और सॉल्वेंट वो होंगे जो मोर अमाउंट में होंगे। और एक बात हम ध्यान देंगे कि किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड या गैस, फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करेगी। चलिए आप अब समझते हैं कि क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा पड़ा हो तो हम उसे मोर कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे, और जब वो कम पड़ा हो, सॉल्यूट का अमाउंट कम हो, तो उसे हम डाइल्यूट या लेस कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। तो कभी भी किसी सॉल्यूशन में उसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करेगा कि हमने कितना सॉल्यूट ऐड किया हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स दिए गए हैं। उन टर्म्स को समझते हैं, जिनमें से पहला टर्म है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, या हम इसे मास ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला है मास परसेंटेज का। अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम परसेंटेज। जब हम किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, मास में कैलकुलेट करके वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस दिशा में हम वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट करके भी इसे लिख सकते हैं इनटू 100। ये है वॉल्यूम परसेंटेज। एक और टर्म जो हम यूज करते हैं वो टर्म है मास पर वॉल्यूम परसेंटेज। इस टर्म को हम तब यूज करते हैं जब हमारा सॉल्यूट का वेट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हो और पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो कोई लिक्विड या फिर गैस है। इस टर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मोलैरिटी। ये हमारे प्रैक्टिकल में भी बहुत ज्यादा यूजफुल टर्म है और ये क्लास 12 में भी हमें पढ़ने को मिलता है सॉल्यूशन चैप्टर में। तो समझते हैं क्या है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलर मास। तो ये फॉर्मूला है मोलैरिटी के लिए। अगर हमारा सॉल्यूशन लीटर में ना दे करके ml में दिया है तो उस स्टेज में ये फॉर्मूला हो जाता है, मोलैरिटी को कैपिटल M से एक्सप्रेस किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
into this is वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये वॉल्यूम लीटर में न दे करके क्वेश्चन में ml में दिया हो तो इस टर्म को हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये टर्म थर्ड टर्म ऊपर आएगा यानी कि मल्टीप्लाइड 1000। तो ओवरऑल जो फाइनल इक्वेशन निकल करके आती है वो आती है मास ऑफ सोल्यूट दैट इज W2, मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज N2 और 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V। तो ये जो टर्म है ये हम मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो यूज होता है वो है मोलैलिटी। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी के बराबर ही से इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स हम मोलैरिटी में भी निकालते हैं, मोलैलिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट किया जाता है अपॉन, जो याद रखने वाली बात है वो यही है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। ये हमारा मोलैलिटी के लिए टर्म है। अगेन मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज मास अपॉन में मोलर मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर किलोग्राम में नहीं लेकर के ग्राम में दिया हो तो डिवाइडेड बाय 1000। तो इस तरह से हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन अवेलेबल है तो उस समय हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें मौजूद होती हैं। अगर हम केवल सॉल्यूट का मोल देखें तो उसे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कहेंगे, और केवल सॉल्वेंट के मोल देखें तो दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। ये मोल फ्रैक्शन है। अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें A और B दो चीजें मिली हुई हैं, तो हम अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालें, अगर ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट है तो इसे सॉल्यूट मानकर चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट यानी कि A के मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स मींस Na प्लस Nb। ये हमारे मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। अगर हम XB कैलकुलेट करें मींस सेकेंड वाले कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन, तो ये होगा Nb अपॉन Na प्लस Nb मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। सभी के मोल्स को कैलकुलेट करके हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और एक चीज जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन में 3-4 चीजें मौजूद हैं, जैसे XA प्लस XB प्लस XC, 3 कंपोनेंट आपस में मिले हुए हैं, तो इन सभी के मोल फ्रैक्शन का जो योग होगा वो हमेशा 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो नोट करने लायक है। तो इस तरह से हमारे जो क्लास 11th के इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो क्लियर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।